सीताराम बच्चों। तो बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमने फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चलाई हुई है बच्चों। तो आज 23वां दिन है, ठीक है। तो आइए पहला प्रश्न करते हैं। देखो, हम सारे प्रश्नों को डिटेल के साथ ही साझा करते हैं ना, डिटेल के साथ ही इसको सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। बोलता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है बच्चों? राजनीतिज्ञ, सामर्थ्य, पहुंच या फिर शक्ति। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें हो जाएगा आपका राजनीतिज्ञ। राजनीतिज्ञ क्या है? नेताओं के लिए प्रयुक्त हुआ है बच्चों। तो इसका क्या, ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा में, है ना। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है निम्न में से बताइए कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। ये जितने भी प्रश्न हैं बच्चों, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, है ना। तो आपको बताना है कि निम्न में से बताइए कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है ना। ठीक है, बोलता है खुशहाली, चोरी, मजदूरी या फिर दलाली। तो इसमें कौन सा शब्द है बच्चों ऐसा? ये पूछे गए क्वेश्चन है ना। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यदि बच्चों यहाँ देखें खुशहाली है ना, तो खुश शब्द है ना, खुश, ये जो खुश है ना, तो खुश शब्द से, एक सेकेंड, ये जो खुश है ना, इससे मिलकर आपकी खुशहाली जो भाववाचक संज्ञा है वो बनी है, ठीक है। फिर बोलता है चोरी। यदि बच्चों चोरी की बात करें, यदि चोरी की बात करें तो चोरी किससे मिलकर बनी है? चोर से मिलकर। तो चोर कौन सी संज्ञा है? ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है ना, क्योंकि चोर विभिन्न प्रकार के होते। तो बच्चों जहाँ भी देखो, जहाँ भी जाति से संबंधित चीज़ें होती हैं, जहाँ भी प्रकार बनते हैं, चीज़ें विभिन्न प्रकारों में बढ़ती हैं, वहाँ क्या होता है? वो जातिवाचक होती है। और बच्चों जाति के अंतर्गत ही आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं आती हैं। जैसे हम जाति से संबंधित बात करें तो बच्चों मैं बोलता हूँ कि पहाड़। तो पहाड़ क्या है बच्चों? पहाड़ है एक विस्तृत चीज़ को शो कर रहा है कि पहाड़, जितने भी पहाड़ हैं वो क्या है? वो आपके जाति में आ गए। फिर जाति के अंतर्गत जो बच्चों चीज़ें आती हैं वो आपकी व्यक्तिवाचक। जैसे मैंने पहाड़ बोला तो वो जाति है। अब पहाड़ के अंतर्गत जैसे आपका एल्ब्रुस हो गया, K2 हो गया, है ना, आपकी और भी कैलाश हो गया, है ना, गॉडविन ऑस्टिन, जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, फिर बाकी है ना, जितने भी पहाड़ पर्वत हैं वो सारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगे। वैसे ही आपके जितने भी आपके जैसे पशु पक्षियों से संबंधित नाम होंगे वो सारे बच्चों आपके जातिवाचक में आएंगे। समझ गए? जैसे शेर होगा, कबूतर होगा, ठीक है, चिड़िया होगा, वो क्या है? वो सारे आपके जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। गाय, बैल, भैंस, हाथी, वो सारे क्या हैं? वो सारे आपके किस में हैं? आपके वो सारे आपके आ जाएंगे जातिवाचक में, ठीक है। फिर वैसे बोलता है कि मजदूर। मजदूर क्या है बच्चों? मजदूर आपका जातिवाचक संज्ञा है। मजदूर से मिलकर मजदूरी हुई है। कि कौन सा मजदूर भाई हैं? कौन सा? मजदूरों की भी विभिन्न प्रकार होते हैं ना। दिहाड़ीदार मजदूर है, या खेतों में, या मतलब बहुत सारे, देखो इंडस्ट्री का मजदूर है ना, बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। मजदूरों की विभिन्न जातियाँ होती हैं, बहुत प्रकार के मजदूर होते हैं, ठीक है। फिर बोलता है दलाल। दलाल होता है बच्चों जो किसी चीज़ को जैसे खरीदने या फिर बेचने में जो मध्यस्थता करता है बीच में, है ना, उसी को ही इस संदर्भ में जोड़ते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है रोटी मत खाना क्योंकि वह जली हुई है, वाक्य में सर्वनाम है। तो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है बच्चों? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या फिर संबंधवाचक। तो यदि बच्चों हम वाक्य को देखें तो रोटी मत खाना क्योंकि वह जली हुई है, तो किसके अंतर्गत आएगी? ये आएगी आपकी निश्चयवाचक के अंतर्गत, है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि यहाँ वाक्य क्या बोल रहा है? कि रोटी जली हुई है। सामने वाले को पता है कि जली हुई है, जो बोल रहा है उसको पता है ना, कि रोटी जली हुई है, तभी वो खाने के लिए मना कर रहे हैं कि रोटी मत खाना, जली हुई है ना। तो क्या है? निश्चित है ना, वो चीज़ निश्चित है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना। बोलता है कि रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनामों के भेद हैं। तो बेटा रूप या उत्पत्ति के आधार पर सर्वनामों के कितने भेद हैं, है ना। तो आपको मुझे बताना है कितने भेद हैं। 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6। वैसे तो आप इजीली कर लेंगे ना। कितने भेद हैं इसके? इसके हैं बेटा 2। बहुत सारे बच्चों ने इसके कितने भेद किए होंगे? 6 भेद किए होंगे, पर ये आपका ठीक है, ये क्या है? गलत है। यदि 6 पूछे प्रयोग के आधार पर तो हैं, है ना, प्रयोग के आधार पर। लेकिन यहाँ क्या बोला है? रूप या उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग या अर्थ के आधार पर होंगे ये 6, है ना। तो देखो
इसमें कौन कौन से होंगे, वो एक होगा मौलिक, एक होगा यौगिक। देखो मौलिक की हमने पहले भी बात की है कि मौलिक आपके सर्वनाम है ना, मौलिक सर्वनाम कितने हैं बच्चों, मौलिक सर्वनाम है आपके 11 सर्वनाम है ना। वो आपको पूछा जाता है कि बताइए इनमें से मौलिक कौन सा नहीं है ना, मौलिक से मिलकर फिर सर्वनाम बनते हैं आपके यौगिक है ना। तो यौगिक क्या है बच्चों, जैसे मौलिक है मैं, है ना, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। तो ये क्या है बच्चों, ये आपके मौलिक सर्वनाम है। फिर इनमें जो परिवर्तन होते हैं लिंग, वचन और कारक के अनुसार बच्चों जो परिवर्तन होते हैं, और इनसे मिलकर जैसे मैं का हम हो गया है ना, वो क्या है आपके वचन के अनुसार ये परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो ये किस में चला जाएगा, फिर ये यौगिक में चला जाएगा। बस इतना सिंपल सा है। पर यहाँ देखो डायरेक्ट पूछता है कि रूप या उत्पत्ति के आधार पर, है ना, आपके सर्वनामों के भेद हैं कितने हैं आपके, 2 हैं, है ना। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, बोलता है मोहन ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है। वाक्य में रेखांकित विशेषण है ना, जो रेखांकित शब्द है वो इसमें कौन सा विशेषण है, तो कौन सा है बच्चों, गुणवाचक विशेषण है, आवृत्तिवाचक है, परिमाणवाचक है, या सार्वनामिक विशेषण है। तो यदि बच्चों हम ग्रामीण देखें है ना, तो यहाँ मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब आपको विशेषण आप पढ़ते हैं तो बस 2 चीज़ें हमेशा ढूंढो, है ना, चाहे उसमें किसी भी प्रकार से पूछा हो। देखो जो भी टॉपिक करते हैं उससे संबंधित देखा करो, है ना। फर्स्ट है आपका विशेषण, और दूसरा शब्द क्या ढूंढना है, दूसरा ढूंढना है बच्चों विशेष्य। ये आपके हर जगह स्थान के आधार पर पूछे या प्रयोग के आधार पर पूछे, ये 2 ही चीज़ें हैं। क्योंकि देखो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक विशेषण है, तो विशेषण करना है तो सिर्फ बच्चों सिर्फ ये 2 चीज़ें हैं ना। अगर ये 2 चीज़ें आपको आती हैं तो मैं आपको फिर गारंटी देता हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते, हैं ना। और यहाँ हम देखते हैं, बोलते हैं कि पहले तो आप इसमें विशेषण ढूंढो। तो विशेषण क्या है, मोहन ग्रामीण क्षेत्र का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है, ग्रामीण क्षेत्र का। तो ग्रामीण उसकी क्या है, विशेषता है ना, ग्रामीण उसकी विशेषता है, विशेषण है मतलब, है ना, विशेषण। और ये किसकी विशेषता बता रहा है बच्चों, ये क्षेत्र की, माने स्थान की विशेषता बता रहा है, ठीक है। ये स्थान की विशेषता बता रहा है। ये हो गया आपका विशेष्य, है ना, ये हो गया आपका विशेष्य। अब मुझे बताना है आपको, अब मुझे आप लोग बताओ कि ये गुण में आएगा, आवृत्ति में आएगा, परिमाण में आएगा, सार्वनामिक। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुणवाचक। क्योंकि गुणवाचक क्यों है, क्योंकि बच्चे ये स्थान का गुण बता रहा है ना, कि वो ग्रामीण क्षेत्र का है। ग्रामीण हो गया, शहरी हो गया, है ना, हिमाचली हो गया, है ना, पहाड़ी हो गया। ये क्या है, ये हमारे गुण हैं, किसी चीज़ के गुण हैं, तो किस में आ जाएगा, गुण में आ जाएगा। बाकी आपने ये ध्यान दिया होगा, ये किस में, ये संख्यावाचक में। संख्या में भी किस में है, जो आपके निश्चित संख्यावाचक हैं उसके जो 5 भेद हैं उन्हीं में से आपसे पूछा गया है। तो ये तो देखो बिल्कुल भी नहीं आना था यहाँ संख्यावाचक विशेषण में, तो बिल्कुल भी नहीं था, है ना। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे ना, ठीक है। अगला प्रश्न करता है, बोलता है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। वाक्य में बहुत क्या है, तो क्या है बच्चों, इसमें विशेषण है, संज्ञा है, क्रिया है, या प्रविशेषण है। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें बहुत शब्द हो जाएगा, प्रविशेषण, है ना। यदि हम यहाँ देखें तो महाराणा प्रताप का घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, तो दौड़ना क्या है, क्रिया है ना, दौड़ना क्या है, क्रिया है। तो कैसे दौड़ता है बच्चों, तेज दौड़ता है। तो तेज क्या है, विशेषण है ना, दौड़ने की विशेषण विशेषता है ना। तो तेज दौड़ता है, पर कितना तेज दौड़ता है, कि बोलता है कि बहुत तेज दौड़ता है ना, बहुत तेज। तो ये बहुत क्या है, ये बहुत है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है बच्चों, बोलता है जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है वो क्या होता है, आपका प्रविशेषण होता है ना। आपका प्रविशेषण क्या होता है, और विशेषण क्या होता है, विशेषण वो शब्द होता है बच्चों जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है ना, और जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताता है वो होता है आपका प्रविशेषण, है ना, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, बोलता है माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है। वाक्य में क्रिया है, तो कौन सी क्रिया है बच्चों, प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, या संयुक्त क्रिया है। तो बोलता है कि माँ बच्चों के लिए या माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका प्रेरणार्थक क्रिया। आप देखो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, बोलता है बच्चों के प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे से करवाता है। ये परिभाषा है ना, क्योंकि इसके 2 प्रकार हैं आगे, अब आपको मैं समझाता हूँ, है ना। अब ये मत कमेंट करने लग जाना कि सर यहाँ तो खुद ही, तो ये देखो 2 प्रकार हैं इसके ना। प्रेरणार्थक की अगर नॉर्मल परिभाषा बोले, किताबी परिभाषा बोले, तो बच्चों क्या है कि प्रेरणार्थक की बोलता है कि प्रेरणार्थक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके क्या करता है, दूसरे से कार्य करवाता है ना, खुद क्या बनता है, वो प्रेरणा स्रोत बनता है।
तो देखो बच्चों, इसके प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें तो इसके कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं, है ना। पहला है आपका प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा प्रकार है द्वितीय प्रेरणार्थक। यदि बच्चों प्रथम प्रेरणार्थक की बात करें तो इसमें क्या होता है? प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता स्वयं काम करता है। जैसे यहाँ है ना, जैसे यहाँ है कि माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, तो क्या है? ये प्रेरणार्थक में है। प्रेरणार्थक में भी कौन सा? प्रथम प्रेरणार्थक में, क्योंकि वो खुद प्रेरणा स्रोत बन रही है सभी के लिए, है ना, कि खुद काम कर रही है। फिर बोलता है द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है बच्चों? द्वितीय प्रेरणार्थक होता है जब कर्ता स्वयं कार्य न करके, है ना, किसी और से कार्य करवाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे द्वितीय प्रेरणार्थक कहते हैं। जैसे यहाँ अगर दिया होता कि माँ बेटी से परिवार के लिए भोजन बनवाती है ना, ठीक है, बेटी से बनवाती है, तो खुद ना बना के बेटी से वो भोजन बनवाती है ना। एक प्रश्न भी आया था बच्चों, ये हमीरपुर चयन बोर्ड ने ही पूछा था, है ना। बोलता है कि उसमें दिया था कि अध्यापक बच्चों से पत्र लिखवाता है ना, तो यहाँ कौन सी क्रिया होगी? ये प्रेरणार्थक होगी। प्रेरणार्थक का कौन सा भाग होगा बच्चों? तो वहाँ क्या होगा आपका? वो होगा आपका द्वितीय प्रेरणार्थक, क्योंकि स्वयं कार्य न करके दूसरे से कार्य करवा रहा है, बच्चों से पत्र लिखवाने की क्रिया हो रही है, तो यहाँ क्या है? यहाँ होगा आपका द्वितीय प्रेरणार्थक। आई होप आप समझ गए होंगे ना। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है जो क्रियाएं संज्ञा और विशेषण से मिलकर बनती हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें कहते हैं संयुक्त क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या पुनरुक्ति क्रिया। तो उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? जो संज्ञा और विशेषण से मिलकर बनती है तो उन्हें बोलते हैं, एक सेकेंड, यहाँ बच्चों ऑप्शन ही नहीं है ना, यहाँ सारे ऑप्शन ही गलत हैं। उन्हें बोलते हैं नाम धातु क्रिया, है ना। नाम धातु क्रिया, है ना। नाम धातु क्रिया, माफ़ करना, यहाँ ये पता नहीं कहाँ दिमाग था, है ना। ठीक है, तो इसके लिए चलो माफ़ी, है ना। बोलता है कि तो बच्चे नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया वो होती हैं जो संज्ञा और विशेषण से मिलकर बनती हैं। जैसे संज्ञा से, जैसे बात है ना, बात क्या है? भाववाचक संज्ञा है, तो बात से क्रिया कैसे बनेगी? बात से बतियाना, है ना, बतियाना, ठीक है। लात से लतियाना, ठीक है, तो क्या है? वो आपकी संज्ञा से बनी है। बोलता है विशेषण से, जैसे विशेषण है गर्म, है ना, ये गर्म दूध है, तो क्या दूध की विशेषता है कि वो गर्म है, तो गर्म से गरमाना, है ना, ठीक है। तो ऐसे ही है ना कि संज्ञा और विशेषण से, ठीक है, जैसे मैंने बात से बताना, गर्म से गरमाना, लात से लतियाना, लज्जा से लजाना, है ना। तो क्या है? ये संज्ञा और विशेषण से मिलकर जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं ना। अगला प्रश्न करते हैं। बोलता है रवीना धीमी जुबान से बोलती है ना, रवीना धीमी जुबान से बोलती है, वाक्य में अव्यय है ना, तो कौन सा अव्यय है? क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है या विस्मयादि बोधक अव्यय है? तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें हो जाएगा, देखो यहाँ बोलना, आपने यहाँ शब्द देख लिया होगा, तो सिंपल सी बात है कि जहाँ भी बोलना, देखो क्रिया है लास्ट में, है ना, लास्ट में क्रिया होगी, तो सिंपल सी बात है कि क्रिया विशेषण की बात कर रहा है। तो देखो अब यहाँ आपको ये बताना है कि क्रिया विशेषण तो है ना, कि वाक्य में क्रिया विशेषण है, पर क्रिया विशेषण में भी कौन सी है ना, पहले तो आपको अच्छे से इसको करना है। देखो मैंने पहली बात बोली है कि क्रिया विशेषण के बेटा 4 प्रकार हैं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो HPPSC का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको बोलते हैं कि फेवरेट टॉपिक है ना, यहाँ से तो प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ये बोलता है कि इसके क्रिया विशेषण के अंतर्गत 4 प्रकार है ना। पहला है स्थान बोधक, है ना, सॉरी स्थानवाचक, दूसरा है कालवाचक, तीसरा है रीतिवाचक, है ना, तीसरा है रीतिवाचक, और चौथा है परिमाणवाचक, है ना। परिमाण बेटा परिणाम मत करना, है ना, परिणाम होता है रिजल्ट जो आपके एग्जाम के बाद आएगा, परिमाण होता है माप तोल, है ना, माप तोल। तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि जब भी आपको क्रिया से संबंधित चीज़ें करनी है, और क्रिया में देखो 4 ही अव्यय होंगे, 4 ही प्रकार के अव्यय दिए गए होंगे, या तो वो स्थानवाचक होगा या वो समय को निर्धारित करेगा। स्थान क्या होता है? जगह, है ना, स्थान क्या होता है बच्चे? जगह, बस इनको ध्यान से रखना। काल क्या होता है? काल होता है बच्चे समय, है ना, या तो वो जगह को बता रहा होगा या वो समय को बता रहा हो। रीति होता है प्रकार, किसी काम को करने का प्रकार, किसी काम को करने का ढंग, किसी काम को करने का तरीका, है ना। परिमाण क्या होता है? परिमाण होता है बच्चों माप तोल, है ना, जो चीज़ें आपके क्वांटिटी है ना, क्वांटिटी को दिखाता है, ठीक है। अब मुझे आपने बताना है कि यहाँ बोला है कि रवीना धीमी जुबान से बोलती है, तो वाक्य में कौन सा अव्यय है ना, क्रिया विशेषण तो है ना, क्रिया विशेषण में कौन सा है? स्थानवाचक है, कालवाचक है, रीतिवाचक है या परिमाणवाचक है? तो देखो मैंने आपको पहले ही आपको बताया है ना, ठीक है।
अब तो लगभग मंथ होने वाला है ना मुझे बताते हुए, और हर प्रश्न में मैंने ये डिस्कस किया। अब तो आपके दिमाग में बैठ गई होनी चाहिए चीज़ें, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, पर अब तो आपको बच्चों वाले क्वेश्चन लग रहे होंगे, है ना। क्यों लग रहे होंगे? क्योंकि हमने चीज़ें बहुत अच्छे से करी हुई हैं डिस्कस। अब मुझे आप लोग बताओगे, है ना, अब मुझे आप लोग बताओगे किस में आएगा ये। बोलता है अगर आपको स्थान के बारे में जानना हो तो आप क्रिया से कौन सा क्वेश्चन करेंगे? आप बेटा क्वेश्चन करेंगे कहाँ, है ना। कहाँ बोलती है, कहाँ बोलती है, तो यहाँ प्रश्न का उत्तर नहीं आया, है ना। कब बोलती है, समय के बारे में अब जानते हैं कि कब बोलती है, तो यहाँ कोई उत्तर नहीं आया। बोलता है कि कैसे बोलती है, कैसे बोलती है, धीमी जुबान से, है ना। कैसे बोलती है बच्चों? धीमी जुबान से। तो यहाँ अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। और यहाँ वो शब्द कौन से हैं अव्यय के? तो धीमी जुबान। धीमी जुबान क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है ना। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि हम संबंध बोधक की बात करें तो बच्चे दो शब्दों के बीच में संबंध को बताने का काम करेंगे। इसके आगे क्या लगा होगा? का, के, की, रा, रे, री, है ना। कि अध्यापक दीवार के, क्या है, दीवार के पीछे है, या वह मेरे पीछे आया, है ना, वो मेरे पीछे आया। ये क्या है? दीवार के पीछे बोला है, के पीछे, है ना, तो वो क्या संबंध दिखा रहा है, संबंध दिखा रहा है। ऐसा है क्या? ऐसा है, दीवार के पीछे। के पीछे किस में आएगा बेटा? दीवार के पीछे बात करेंगे तो वो क्या है? स्थान को बता रहा है, स्थान, है ना। यहाँ ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है। यहाँ देखो संबंध के बारे में कि उसकी बहन, है ना, कि वो छत के ऊपर है, छत के ऊपर, ठीक है। तो क्या है वहाँ? काके की रा रे री। जहाँ भी ये चीज़ें आएंगी आपकी, काके की रा रे री जैसे शब्द आएंगे, है ना, संबंध बोधक अव्यय में आपके आएंगे, है ना। और समुच्चय बोधक क्या होता है? समुच्चय बोधक होता है बेटा दो, इसके दो प्रकार होते हैं। ये वाक्यों को, है ना, वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, या फिर वाक्यों में समानता दिखाने का काम करते हैं, या फिर दो वस्तुओं के बीच में समानता दिखाने का काम करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं। धन्यवाद शब्द कौन सा भाव, धन्यवाद शब्द में कौन सा भाव समाहित है? देखो ये बच्चे, ये आया है ना, अब से ही पूछा गया क्वेश्चन है और ये इसके अंतर्गत आया है। अब आपको मुझे बताना है कि धन्यवाद शब्द कौन सा भाव समाहित कर रहा है ना। तो कौन सा है? कृतज्ञ बोधक है, सम्मान बोधक है, अभिवादन बोधक है, या चेतावनी बोधक है? तो धन्यवाद शब्द में क्या है, कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा बच्चों आपका कृतज्ञ बोधक। देखो धन्यवाद हम कब करते हैं? जैसे कुछ बच्चे हैं ना, मैं तो बोलता हूँ, रोज़ ही बोलता हूँ कि आप मेरा धन्यवाद कभी मत करो, मेरा धन्यवाद नहीं, बालाजी का धन्यवाद करना है ना। तो धन्यवाद क्या है? कृतज्ञ बोधक के बोलते हैं ना। कृतज्ञ क्या होता है? जो किए गए एहसान को माने, है ना, वो कृतज्ञ है। इसका अपोजिट क्या होगा वाक्यांश के लिए एक शब्द में? तो जो किए गए एहसान को ना माने उसे क्या बोलेंगे? वो कृतघ्न बोलते हैं, कृतघ्न, है ना। तो क्या है ये? धन्यवाद शब्द है कि धन्यवाद सर, आपने आपकी वीडियो हमें हमारे लिए सार्थक हुई। तो धन्यवाद करना हमेशा किसका? बालाजी का। तो किस में आएगा? कृतज्ञ बोधक। यदि बच्चों सम्मान बोधक की बात करें, सम्मान बोधक की, तो इसको समझना है। सम्मान बोधक क्या होता है? इसमें जैसे आप सपोज करो लड़के, है ना, जब आपके पापा आपको बोलते हैं कि बेटा आप ये काम करेंगे, है ना, आपको ये काम करना है, आपको पढ़ाई करनी है, ये करना है, फिर आपको बोलते हैं जी, जी पापा, हाँ जी, जी पापा। तो वो जी जी क्या है? वो सम्मान बोधक है ना, वो सम्मान बोधक है। बोलता है अभिवादन। अभिवादन क्या होता है बच्चों? अब बहुत सारे बच्चे कमेंट में जय श्री राम, है ना, सीताराम सर, और नमस्ते सर, है ना, वो क्या है? नमस्ते क्या है? वो अभिवादन है। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, है ना, नमस्ते, श्री राम, जय जय, है ना। वो क्या है? सलाम जो भी करते हैं, है ना। तो क्या है? वो अभिवादन है। फिर बोलता है चेतावनी। चेतावनी में क्या होगा बच्चों? चेतावनी में होगा कि खबरदार, है ना, खबरदार शब्द, है ना, खबरदार शब्द के वो खबरदार अगर आगे बढ़े तो वो क्या है? वो चेतावनी है ना, चेतावनी पूर्वक, ठीक है। इसमें आए थे ना, ये शब्द पूछे गए हैं, तो आगे भी ये आ सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। बोलता है निम्न में से पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। तो पत्नी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बच्चों? कल्त्र, प्राणप्रिया, कांता, या गृहिणी। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका हो जाएगा कांता। कांता किसका है? कांता है स्त्री का। कांता स्त्री का है। यहाँ पूछा किसका है? पत्नी का। तो कांता किसका हो जाएगा? पत्नी का। बाकी कल्त्र हो गया, प्राणप्रिया हो गया, और गृहिणी हो गया, है ना। ये किसके हैं आपके? ये पत्नी के समान, ये पर्यायवाची है ना, या समानार्थी है ना। अगला प्रश्न है बच्चों, बोलते हैं निम्न में से महादेव का पर्यायवाची नहीं है ना। तो महादेव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ईश, हर, भव और धीर। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? इसमें हो जाएगा धीर। मुझे याद नहीं आ रहा है धीर किसका है ना, एक बार आप सर्च जरूर कर लेना, ठीक है।
अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है कि निम्न में से पानी का अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो पानी का अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है बच्चों? जल, चमक, इज्जत या प्राण। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका प्राण, है ना। देखो जल तो वैसे है ही है ना। चमक क्या होता है? चमक होता है ये आपके ये भी पानी से संबंधित है। इज्जत, इज्जत के लिए भी आपको कि एक मुझे मुहावरा याद आ रहा है, एक वाक्यांश याद आ रहा है। उसमें बोलते हैं कि आँखों का पानी क्या है? आँखों का पानी सूख जाना, वो क्या है? बेइज्जत, है ना। तो वो क्या है? इज्जत, जिसको अपनी इज्जत का फिर ख्याल ना हो, है ना। तो क्या है? बेइज्जत व्यक्ति को का ही आँखों का पानी क्या होता है? सूख जाता है ना। बाकी इज्जतदार आदमी पर तो जब बात आएगी तो क्या? आँखें सजल हो जाएंगी, है ना। ठीक है। बोलता है उदयाचल का विलोम शब्द होगा। उदयाचल का क्या होगा? अस्तांचल, अस्ताचल, अस्त या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उदयाचल का होगा बच्चे अस्ताचल, है ना। अस्तांचल मत कर देना, अस्ताचल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है कि निम्न में से एकत्र का जो विलोम शब्द है वो क्या है? सर्वत्र है, विस्तृत है, विकीर्ण है या सरल है। तो एकत्र का क्या हो जाएगा बच्चों? एकत्र का हो जाएगा विकीर्ण, है ना। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, निम्न में से ह वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो ह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है बच्चों? ह वर्ण का उच्चारण स्थान यदि आपसे पूछे तो देखो ह आप उच्चारण कर लेना, और उच्चारण स्थान से देखो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके 52 वर्ण है वहाँ से कुछ भी पूछ सकता है ना। तो इसमें क्या होगा? अब जिसने वर्णों वाली वीडियो नहीं देखी है वो वर्णों वाली वीडियो देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। तो ह का क्या होगा? ह का हो जाएगा बेटे कंठ्य, है ना। ह का हो जाएगा कंठ्य। अगला प्रश्न है, बोलता है निम्न में से मध्य स्वर होगा। तो निम्न में से मध्य स्वर क्या होगा बच्चों? ये है स्थान के आधार पर या जिह्वा की स्थिति के आधार पर, है ना। ये वो वाला पूछ रहा है। तो मध्य स्वर कौन सा होगा? मध्य स्वर होगा बच्चे आपका अ होगा, है ना। यदि अग्र स्वर पूछे तो कौन सा होगा? ई ए वो क्या है? वो आपके अग्र स्वर है ना। अग्र स्वर है। मध्य स्वर इकलौता अ ही है, बाकी पश्च स्वर है ना। बाकी जो आपके अग्र स्वर है उनको छोड़कर, मध्य स्वर है उनको छोड़कर, और जो री है उसको छोड़कर, बाकी जितने भी बचे हैं आपके सारे किसमें चले आएंगे? आपके आपके पश्च में आ जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं, बोलता है पलकों को गिराए बगैर के लिए एक शब्द होगा। तो क्या होगा बच्चों? अपलक, उन्मीलन, निमीलित या निर्निमेष। तो इसका क्या हो जाएगा? निर्निमेष, है ना। ये पूछा गया क्वेश्चन है ना, पूछा गया प्रश्न है ये, निर्निमेष, है ना। ठीक है। अगला करते हैं बच्चों, बोलता है मुंह का निवाला, है ना। मुंह का निवाला का अर्थ है कि मुंह का निवाला का अर्थ क्या होगा बच्चों? इसके लिए एक शब्द क्या होगा? या फिर मुंह का निवाला के लिए कोई पद क्या होगा? अच्छा पद जो आपको यहाँ सार्थक दिख रहा है। घनिष्ठ मित्रता, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम या बहुत कठिन काम। तो ये क्या है बच्चों? ये क्या है? बहुत आसान काम। देखो मुंह का निवाला मतलब, मुंह का निवाला बहुत ईजी काम है ना। मुंह का निवाला बहुत ईजी काम है ना, बहुत आसान काम। ठीक है। अगला प्रश्न है, बोलता है आँख का नीर ढल जाना का अर्थ है। आँख का नीर ढल जाना का अर्थ क्या होगा बच्चों? मरते समय आंसू बहाना, निर्लज हो जाना, निरुत्साहित होना या निष्प्रभ होना। तो मैंने अभी पहले ही बोला था नीर क्या होता है? नीर होता है बच्चे पानी, है ना। थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि आँखों का पानी सूख जाना का अर्थ क्या है? निर्लज हो जाना, ठीक है। ठीक है